Thank you, Pradipta Bhaiya, for opening Tech Accelerate with a bang. We are excited to announce our first session of the series on data structure and algorithm. We will have a deep discussion with our senior on how cool data structure is and why it is so vital in software engineering world. Let me introduce you to the speaker for this amazing session, Dipanshu Dua. Dipanshu Bhaiya is in the senior tech team of NSCC and is currently working as an intern at an ED fintech startup. He has received an offer letter to intern at DIFC Dubai. In addition to this achievement, he has solved more than 500 plus questions on LeetCode, demonstrating his strong analytical and problem-solving abilities. Pradipto Sakar. The president of NSCC, Pradipto Bhaiya, was selected as his MLH Prep Fellow. He is also a global semi-finalist in the prestigious Harvard Aspire Leader program and last but not the least, he has solved more than 600 plus questions on LeetCode. Tushar Rai. Tushar Bhaiya is in the outreach and corporate affair team of NSCC. He has received an offer letter to intern at DIFC Dubai. He has also qualified for the preliminary round of SIH competition. And when you thought this was it, then let me tell you, he is 4-star at CodeChef along with 600 plus questions on LeetCode. I would like to request Tushar Bhaiya to commence this session. तो सबसे पहले ये बता दो यार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। तो सारे जूनियर्स को पहले तो बहुत ही ज्यादा एक वार्म वेलकम करना चाहूंगा कि तुम सारे आए हो टेक एक्सेलरेट में, कुछ अच्छा ही सीख के जाओगे यहाँ से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार ये वीक हमारा होने वाला है, तो इसमें हमारा पहले सेशन होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो सबसे पहले आज का एजेंडा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज तुम यहाँ से क्या क्या सीख के जाने वाले हो। और ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है, तुम्हारे डाउट्स वगैरह सब कुछ लिए जाएंगे, तो एकदम चिल रहना। तो एजेंडा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सबने बता रखा है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉलेज में घुसते ही गेट में घुसोगे चालू हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर भाई, डीएस पे ध्यान दे, डीएस पे ध्यान दे, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ा अपनी। तो क्यों जरूरी है डेटा स्ट्रक्चर, क्या सही में जरूरी है, इतनी हाइप चाहिए होनी चाहिए इसकी या नहीं होनी चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं डेटा स्ट्रक्चर के, क्यों पढ़े डेटा स्ट्रक्चर को, क्यों ना डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, डेटा स्ट्रक्चर क्यों करनी है। तो ये सारे सवाल इसमें आंसर किए जाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से क्या एडवांटेजेस होंगे तुम्हें। फिर हम देखेंगे कि रोड मैप टू डीएसए, कैसे पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर को, क्या पेड कोर्सेज लेने चाहिए, सही में हेल्प कर सकते हैं या फ्री में भी काम हो जाएगा, ये सारी बातें। प्लस फिर हम देख लेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है। सबको इसी चीज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एक बार एक इनिशियल स्टार्ट मिल जाए, किक स्टार्ट मिल जाए, तो हम बस से उसके बाद तो करते रहते हैं, तो स्टार्ट नहीं मिल पाती। तो वो इनिशियल इग्निशन जो होगी वो कैसे देनी है अपने आप को, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे रिसोर्सेज कि क्या अच्छे रिसोर्सेज होने वाले हैं। हम सब थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। इस पे बात करेंगे क्या तुम्हें सही में बेनिफिशियल होने वाला है। और उसके बाद देखेंगे व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि सब ये तो बता देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन क्या है, लेकिन कोई डीमोटिवेशन पे बात नहीं कर रहा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि क्या मत करो, क्या करने से क्या हो जाएगा। इन सब पे बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू में। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हुए दीपांशु तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करेगा। तो यार सबसे पहले वेलकम है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो यार मैं बात करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। अभी तक तुम में से बहुत लोगों ने ना कोडिंग स्टार्ट कर दी होगी, मेरे को पता है, ठीक है। तो अभी तुमने एरे पढ़ लिया होगा, कोई फॉर लूप पढ़ लिया होगा, व्हाइल लूप पढ़ लिया होगा, तुमने ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या बात है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और डेटा स्ट्रक्चर ना कुछ भी नहीं है। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए जो चीज यूज होती है वही डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आपको दाल स्टोर करनी है तो आप डब्बे में स्टोर करोगे, अगर आपको एसी स्टोर करना है तो आपको बड़ा डब्बा लगेगा भाई, बिना बड़े डब्बे के एसी स्टोर नहीं होएगा। अगर आपको कुछ और चीज स्टोर करनी है तो आप किसी और चीज के पास ही जाओगे। कोई स्पेसिफिक चीज को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक चीज बनी होती है। ऐसे ही हमारे कोडिंग में अगर आपको नंबर स्टोर करने हैं ना, आपको नंबर स्टोर करने हैं, बहुत सारे नंबर स्टोर करने हैं, आप एरे के पास जाओगे। आपको सिंगल नंबर स्टोर करना है, आप इंटीजर के पास चले जाओगे। आपको कैरेक्टर स्टोर करने हैं, स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो आप स्ट्रिंग के पास जाओगे। ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर के नाम लेने लगा तो एरे हो गया, स्ट्रिंग, स्टैक एंड क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर्स, प्रायोरिटी क्यू, हैश मैप, हीप्स, ग्राफ, ट्राइज, ट्रीज,
11-12 डेटा स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब इन 11-12 डेटा स्ट्रक्चर के बाहर कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो यार अगर मैं तुम्हें सिंपल बताऊं ना, अगर तुम 12 डेटा स्ट्रक्चर्स पे 50-50 क्वेश्चन भी कर लेते हो, मतलब मैं बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, 50-50 क्वेश्चन, तुम्हारे पता है कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? मोर देन 500 क्वेश्चन। अगर तुम ये 2 साल में भी करते हो ना, तो तुम अपने कॉलेज के टॉप लेवल कोडर्स में आ रहे होगे। ये बात मेरी आप समझ लो, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, स्टोर करने के लिए आप जो भी चीज यूज करोगे। अब आप मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन है एरे पे, ठीक है। अब आप उसके अंदर स्ट्रिंग लेके बैठ गए, तो इंटरव्यू क्या बोलेगा? इंटरव्यू बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आप इंटरव्यू में एरे एरे का क्वेश्चन है तो आप स्ट्रिंग लेके बैठ गए, हैश लैब का क्वेश्चन है आप क्यों लेके बैठ गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। अगर मैं अब एल्गोरिदम की बात करूं, देखो, अब आपने सोच लिया कि भाई ठीक है, मेरे को अब एरे का डेटा स्ट्रक्चर लेना है, मैं एरे का डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, उससे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन को करने के ना 3 तरीके हो सकते हैं, एक क्वेश्चन करने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। किसी ने भी रिकर्शन पढ़ी है? रिकर्शन तुम्हारी शुरू होगी, ठीक है। एक रिकर्शन का क्वेश्चन 3 से 4 तरीकों से हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे एल्गोरिदम्स काम आएंगे कि कौन सा एल्गोरिदम लेना है। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है। अगर वही वेल डिफाइंड स्टेप आप ऑप्टिमल लोगे इंटरव्यूअर के सामने, आपके चांसेस है कि आप उस कंपनी में जल्दी एंटर कर जाओ, हायर पैकेज भी एंटर कर जाओ। अगर वही है, अब उसने बोला भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, आप कहोगे चलिए ठीक है मैं इसको रिकर्शन से कर देता हूँ। रिकर्शन से पूरी दुनिया कर देगी भाई, तू अलग क्या कर रहा है? रिकर्शन से तो पूरी दुनिया कर देगी। अगर तू कुछ अलग करेगा तो तू इंटरव्यू में सिलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं और बोलूंगा इसके ऊपर, पर पहले मैं प्रदीप्तो को चांस दूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो कुछ बोले। सो यार, अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें समझ में आ गए। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? क्या हम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है, तुम्हारा डेटा स्टोर करने का तरीका है। तुम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उठाओ, एरेज उठाओ, स्टैक्स उठाओ, क्यूज उठाओ, ट्रीज उठाओ, ग्राफ्स उठाओ, वो तुम्हारे डेटा को स्टोर करना है उसने, और कुछ नहीं करना। वो डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है मेमोरी में, वो कैसे होता है, वो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब तुमने डेटा तो स्टोर कर दिया। नाउ इफ आई आस्क यू कि एक तो होता है कि डेटा को स्टोर कैसे करना है, मतलब किस एल्गोरिदम से उसको स्टोर करना है, और एक होता है उस किस एल्गोरिदम से उसको रिट्रीव करना है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स नाम है ना, तो दो चीजें हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर में आप डेटा स्टोर करते हो अलग अलग तरीकों से, और एल्गोरिदम्स में आप एल्गोरिदम लगाते हो या स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। फाइन। अब एल्गोरिदम्स क्या हो सकते हैं? अगर दीपांशु ने बहुत सारे बॉक्सेस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अब कुछ बॉक्सेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऊपर से डेटा जाएगा, कुछ बॉक्सेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सामने से डेटा जाएगा, कुछ बॉक्सेस ऐसे हो सकते हैं जो सामने से भी डेटा डाल सकते हो, पीछे से भी डेटा डाल सकते हो। ठीक है, अब नाउ वो डिपेंड करते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस पे कि हम करवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले स्टैक्स क्यूज वगैरह का। स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक्स, अगर किसी ने शादी के अंदर प्लेट्स देखी होंगी, प्लेट्स किस तरह से स्टैक्ड होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं। अगर 100 प्लेट्स रखे हुए हैं, सबसे बॉटम में जो प्लेट होगी आप पहले उसको नहीं निकालोगे, आप सबसे ऊपर वाली प्लेट को निकालोगे। ठीक है, और ऊपर वाली प्लेट कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट में रखी होती है। और जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है, वो पता नहीं कब से पड़ी हुई है, सबसे पहले रखी गई थी बट अभी तक उसको निकाला नहीं गया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टैक का। अब हम क्यू की बात कर सकते हैं। क्यू क्या होता है? कि आप अभी किसी फिल्म की टिकट्स के लिए लाइन पे लगते हो, जो बंदा पहले आता है वो उसको पहले टिकट मिलती है, जो बंदा लास्ट में आता है उसको लास्ट में मिलती है, उसके बाद जो आएगा उसको उसके बाद मिलेगी। फाइन। सो इस तरह से क्यूज काम करते हैं। अब एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स होते हैं कि हम इस डेटा को ट्रेवर्स कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ट्रीज का, ट्रीज के अंदर नोड्स होते हैं। ठीक है, ट्रीज अगर जिसको पता है वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। बेसिकली होता क्या है कि ट्रीज को भी ट्रेवर्स करने के तरीके होते हैं। या तो हम रूट से नोड पे जाके वापस आ सकते हैं, या तो डीप एंड तक जाके वापस आ सकते हैं, या तो हम एक रूट के सारे चिल्ड्रन को एक लेवल पे ट्रेवर्स करके उसके बाद उनके बच्चों पे जा सकते हैं। फाइन। ये ट्रीज जिनको आती है उनको थोड़ा बहुत समझ आएगा। सो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम आर द वेज दैट वी traverse these data structures and use these data structures to our advantage. फाइन। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थम्स रिएक्ट कर दो, अच्छा लगेगा। फाइन, एंड ओवर टू यू दीपांशु। ठीक है, तो प्रदीप तो ने बताया कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब यार मैं तुमसे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, तुम कौन से टाइम पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करोगे, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो अगर मैं अपनी अगली स्लाइड पे आऊंगा, देखो
एडवांटेजेस अब इसके डिस्कस करते हैं। तुम कौन से टाइम पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करोगे, अगर तुम्हें ये समझ आता है तो तुम बहुत अच्छे हो। नहीं तो देखो भाई इंटरव्यू के सामने मैं बैठा हूँ, मैं 3 अप्रोचेस के साथ बैठा हूँ, ठीक है। मैंने उसको पहली अप्रोच दी, ब्रूट फोर्स अप्रोच, दूसरी अप्रोच दे दी उसको, तीसरी अप्रोच दे दी। अब एक और कैंडिडेट है तुषार नाम का, अब वो क्या करता है, वो सिर्फ एक अप्रोच के साथ बैठा है, ठीक है। अब वो एक अप्रोच के साथ बैठा है, उसने सिर्फ एक अप्रोच दे दी ऑप्टिमल वाली, वो भी ऑप्टिमल वाली उसने भी ऑप्टिमल वाली दे दी। इंटरव्यू क्या कहेगा, तुषार को तू पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। क्योंकि जो बंदा ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल जाना जानता है वही इंटरव्यूअर के लिए अच्छा कैंडिडेट है, ठीक है। तुषार बहुत असर है, तुषार कुछ बोलेगा? हाँ यार, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कुछ। बात सच है, अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ और मेरे पास सिर्फ एक अप्रोच है, वो ऑप्टिमल है। वैसे तुम लोगों ने ज्यादातर यही सुना होगा कि डीएसए में, शायद सुना होगा सेकंड ईयर वालों ने या फर्स्ट ईयर वालों ने भी सुना होगा कि इंटरव्यूअर को जाके तुम्हारे पास जो अप्रोच है ऑप्टिमल वो दे दो, अगर नहीं आती तो उसके बाद बैठे रहो। तुम उसको ऑप्टिमल अगर नहीं दे सकते तो बैठे रहो। तो ये गलत होता है दरअसल। तो हमेशा ये बोला जाता है कि इंटरव्यूअर का जितना टाइम खा सकते हो ना, क्योंकि वो लेकर आया अपने पास कि 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट में इंटरव्यू लूंगा, और तुम्हारा काम है कि तुम 1 घंटे 20 मिनट तक इंटरव्यूअर को अपने साथ बिजी रखो। उसने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और तुम्हें अगर उसके 7 अप्रोच भी आते हैं, 7 अप्रोचेस, तो तुम उसको एकदम पहले अप्रोच से शुरू हो जाओ बताना कि सर ये सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इस पे बात करते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है लेट्स से n स्क्वायर और इसकी स्पेस है सर n स्क्वायर। आओ मैं आपको ये समझाता हूँ। अब तुम उसे बैठ के समझाओ अच्छे से। उसके बाद वो तुम्हें खुद बोलेगा कि नहीं इसको कोड मत करो, बेटर अप्रोच पे आओ। अब तुम्हें ये नहीं करना कि तुम सीधे n स्क्वायर से उठा के उसको ले गए ऑप्टिमल पे कि O1 स्पेस में हो जाएगा, ON टाइम में हो जाएगा। नहीं, अब तुम पहुंचो सर n स्क्वायर इसका टाइम रहेगा, स्पेस में मैं n कर दूंगा। समझ रहे हो? तो तुम लेवल बाय लेवल उस कोड को अच्छा दिखाते जाओगे। इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को दिखेगा कि तुमने रट के नहीं बैठे हो कोड, तुमने सही में अगर 600 क्वेश्चन किए हैं ना, तो तुम्हारे पास वो 7 अप्रोचेस हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया है। अब अगर तुम आज शुरू करने बैठ रहे हो, लेट्स से तुमने एरे से शुरू किया, तो तुम ये चीज ज्यादा से ज्यादा क्या, तुम्हें एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगी या फिर कईयों को ब्रूट फोर्स अप्रोच भी नहीं आएगी, तो तुम्हें उस वक्त डरना नहीं है। सब आधे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है ना कि अगर उन्होंने क्वेश्चन देख लिया, उन्होंने 20-25 क्वेश्चन किए, अब वो 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं एरे का और उनको अप्रोच नहीं आई, तो वो सोचेंगे डीएसए बहुत टफ है, डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डीएसए अपने बस की नहीं है। 27वें क्वेश्चन पे तुम डीएसए छोड़ दोगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर तुम 30वें क्वेश्चन तक जाते या 32वें क्वेश्चन तक जाते, तो 33वें का ब्रूट फोर्स तुम बना रहे होते अपने हाथ से। हमेशा ये यही होता है इसमें। तुम्हें ना सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें यहाँ पे भले ही तुमसे क्वेश्चन ना हो रहे हो डीएसए में, तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें उसको छोड़ना नहीं है। नहीं हुआ लैपटॉप बंद करो, सो जाओ, 2 घंटे बाद उठो, फिर क्वेश्चन देखो, नहीं हुआ हिंट लो। लीड कोड कभी देखा है? किसी ने लीड कोड का इंटरफेस देखा है? तुम में से कईयों ने जीएफजी शुरू किया होगा, अब तो जीएफजी का भी इंटरफेस काफी सुंदर हो गया। लीड कोड पे कई लोग कर रहे होंगे, वहां पे हिंट्स लिखे होते हैं, वहां पे लिखा होता है कि तुम सोल्यूशन देख सकते हो, जाके हिंट्स देख सकते हो, उनके उनके सोल्यूशन वहां पे प्रोवाइडेड होते हैं। वहां पे जाके कंस्ट्रेंट्स लिखे होते हैं, कंस्ट्रेंट्स से देख के तुम हिंट्स ले सकते हो। तो वो सब चीजों को यूज करने के लिए दिया गया है। आधे लोग बच्चों को यही नहीं पता कि हमें लीड कोड को एफिशिएंटली यूज कैसे करना है। अगर तुम्हें लीड कोड एफिशिएंटली यूज करना आ गया, तो डीएसए तुम्हें बोरिंग लग ही नहीं सकती। और जो बच्चा डे 1 पे ये चीज डिसाइड कर लेगा ना कि लाइफ में कुछ हो जाए, मेरे से ग्राफ नहीं बनेगा ना, मैं ग्राफ जबरदस्ती बनाऊंगा बैठ के, मैं पूरे दिन बैठूंगा ग्राफ के एक क्वेश्चन पे, तो तुम लिखवा के मुझसे ले लो कि तुम एक बहुत प्रीमियम पैकेज जिसको कहते हैं 20+ LPA तुम लेकर जाओगे। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट भले ही कितनी भी कर लो, हम एडवांटेजेस की जैसे बात करें डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें सबसे लास्ट लिखा हुआ है कि टू क्रैक द इंटरव्यूज ऑफ द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तुम्हें डीएसए करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का ड्रीम लेके तुम कॉलेज में घुसे हो, तो तुम सिर्फ डेवलपमेंट पे वो नहीं उखाड़ सकते। लेकिन अगर तुम्हारी डीएसए स्ट्रांग है, साथ में डेवलपमेंट थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैं ये तुम्हें मेक श्योर करके दे रहा हूँ कि तुम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर लोगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे दीपांशु ने बोला कि उसके पास 4 अप्रोच है और मेरे पास एक अप्रोच है, तो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, मतलब उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मेरी तो वहीं पे रिजेक्शन हो जानी है, क्योंकि उनको पता है कि मैं रट के आया सोल्यूशन को। तो वापस दीपांशु कंटिन्यू कर। ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आपने कभी नर्सरी क्लास के बच्चे को देखा है, अगर उसको कोई मैडम ABC लिखने को देती है, वो 10 बार पन्ना पलट के देखता है कि भाई यहाँ पे पन्ना पलटूंगा, पीछे से A चोरी कर लेता हूँ, यहाँ पन्ना पलटूंगा, पीछे से B चीटिंग करके लिख लेता हूँ। यार डीएससी में हमारे लेना भी इतना ही नया है। अगर हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं ना, 300 क्वेश्चन तक भी अगर हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, तब भी अगर हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, हिंट देखने के बाद, खुद समझने के बाद, टाइम लगाने के बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं ना,
उस चीज में कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो अगर नर्सरी का बच्चा पीछे से चीटिंग नहीं मारेगा तो वो आगे नहीं सीख पाएगा, उसको याद ही नहीं रहने वाली ये चीजें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना एक गलत बात नहीं है, सॉल्यूशन देखने से डिमोटिवेट नहीं होना बस। तो यार अब जैसे अब एरे पे, अब आप एरे पर मान लो 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन करने हैं, आप पहले क्वेश्चन पे सॉल्यूशन देख लिया, दूसरे पे देख लिया, 10वें पे भी देख लिया, 11वें से आप पता क्या करोगे, 11वें से सिर्फ आप हिंट देखोगे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ठीक है ऐसे कर लूंगा। 15वें से आप हिंट भी देखना बंद कर दोगे। मान लो अब 15वें तक आपने हिंट नहीं देखी, 20वें तक भी हिंट नहीं देखी, अब आ गया 21वां हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, 21वां हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपने 2 घंटे लगा दिए। उस 2 घंटे लगाने, उस जो आपने 2 घंटे लगाए ना, आप ये मत सोचना कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट करा है किस चीज में, अपने लॉजिक को बिल्ड करने में, अपने दिमाग को बढ़ाने में, अपने टाइम इन्वेस्ट करा है। तो उस चीज का जो एडवांटेज है ना, बहुत ज्यादा आने वाला है आगे के जो आप डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे। अब स्ट्रिंग और एरे में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहां पे कैरेक्टर यूज होता है, वहां पे नंबर यूज होता है। अगर आपने एक बार एरे सीख लिया ना, आप स्ट्रिंग के मास्टर हो जाओगे। आपने स्ट्रिंग सीख लिया, एरे के मास्टर हो जाओगे। टाइम लगेगा इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आप सॉल्यूशंस देख रहे हो ना, टोटली फाइन है, टोटली फाइन है। सॉल्यूशन अब देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं और कहते हैं यार ये कोड ऐसे ऐसे चल रहा है, ये कोड हो गया। यार वो चीज मत करना, वो चीज बहुत गलत है। देखो लॉजिक ना आपको कोई बोल के बता सकता है, आप कोड से पढ़ के लॉजिक नहीं समझोगे, ये फैक्ट है। अगर मैं गलत हूं तो तुषार मेरे को रोक दूं, ठीक है। आपको लॉजिक कोई हाँ नहीं नहीं, दीपांशु बिल्कुल सही कह रहा है इस बात बारे में, और इस पे अभी हम आगे भी बात करेंगे जब तुम्हारे डाउट्स वगैरह आएंगे। अभी एक बार हाँ प्रदीप तो फटाफट एडवांटेजेस के सारे पॉइंट्स को कवर करके ठीक है और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है ठीक है, एडवांटेजेस हो चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट रोड स्लाइड मैप। ओके गाइस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत अक्सर ये डाउट्स रहते हैं कि यार क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये, रोड मैप कुछ नहीं होता है, ठीक है। रोड मैप इज नथिंग बट एक रास्ता है तुम्हारे पास कि हाँ इस रास्ते को फॉलो करके यू कैन अचीव योर गोल्स। फाइन, तो एक रोड मैप हम बता सकते हैं, एक रोड मैप कोई और भी बता सकता है, एक रोड मैप कोई और भी बता जाएगा। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे गोल्स चेंज होने लगते हैं ना, वहाँ पे चाहे तुम एक रोड मैप पे जितना भी स्टिक करो, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो अगर हम रोड मैप्स की बात करें, अभी चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। डीएसए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, गो ऑनलाइन, गो टू यूट्यूब कोर्सेज। कुछ भी कोर्स, अगर तुमने पेड कोर्सेज लिए हैं, फ्री कोर्सेज लिए हैं, तुमने उस कोर्सेज के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स है उनको पढ़ना है। इसके अलावा जो गीक्स फॉर गीक जैसी साइट है, ठीक है, वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट्स, ठीक है। गीक्स फॉर गीक से बढ़िया कुछ नहीं है, गो टू दैट साइट। वहाँ पे तुम लिटरली डेटा स्ट्रक्चर डालो, एक डेटा स्ट्रक्चर पे तुम हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, उसको पढ़ो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर क्यू है तो क्यू के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर स्टैक्स है तो उसमें कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये होता है रोड। तो तुमने स्टार्ट किया, पहले तो तुम्हें एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आनी चाहिए। डीएसए, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। मैं तुम्हें कहूँगा जावा एंड सी प्लस प्लस में से कोई सी भी लैंग्वेज हो बेस्ट है डीएसए करने के लिए, दोनों दोनों सही है, ठीक है। मैं पर्सनली सी प्लस प्लस ज़्यादा बोलूंगा, बट दोनों बेस्ट है, जावा के दूसरे अपने फायदे होते हैं। ये चीज हुई, तुमने लैंग्वेज चूज की। लैंग्वेज को सीखने में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते किसी को, ठीक है। अगर तुम स्मार्ट हो, आराम से 2 या 3 दिन में तुम लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जाना है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लोगे, एरे से स्टार्ट करोगे, स्ट्रिंग से स्टार्ट करोगे, स्टैक्स यूज करोगे, फिर ट्रीज पे जाओगे, ग्राफ्स पे जाओगे, ट्राइस पे जाओगे, बाइनरी इंडेक्स ट्रीज पे जाओगे, ये सब करोगे। ये हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स। अब एल्गोरिदम्स का क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स तो पढ़ा जा सकता है, डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा होता है। गीक्स और गीक्स पे गए, वहां पे लिखा होता है क्यू क्या होता है, क्यू के फंक्शंस क्या होते हैं, क्यू को लाइक पॉप करने के लिए क्या चाहिए, क्यू को चेक करने के लिए क्या चाहिए। बट व्हाट अबाउट एल्गोरिदम्स, बिकॉज दो चीजें हैं ना, एल्गोरिदम्स के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। एंड डीएसए का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी डीएसए होगी, ठीक है। डीएसए के डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं तुम बहुत कम टाइम में सीख लो या समझ लो, बट एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो तुम्हें सीखने में टाइम लगते हैं। और कोई अगर ये कह रहा है ना कि मैंने 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में एल्गोरिदम सीख लिए, तो वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए अक्सर बोला भी ये जाता है कि डीएसए करनी है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज जितना लेट करोगे उसमें तुम्हारे को लाइक मेहनत ज्यादा देनी पड़ेगी, एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सुपर हीरोइक एफर्ट्स लगेंगे, फाइन। तो रोड मैप ऐसे रखना, स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर, स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम, उसके बाद प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस
on lead code, practice on you can start doing competitive का अलग से सेशन है इसके बाद भी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव को काइंड ऑफ ये समझना DSA को इम्प्रूव करने के लिए एक टूल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, फाइन। सो ये रोड मैप रहेगा। इसके बाद आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू विशाल, टू दीपांशु। थैंक्स यार। Uh, क्या है नेक्स्ट स्लाइड, क्या है? हाउ टू स्टार्ट। हाँ, हाउ टू स्टार्ट पे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर दीपांशु इसको कैरी कर लेगा थोड़ा। तो ठीक है। बेसिकली यार देखो, सबसे बड़ी इशू यही है कि स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि बता तो हम बहुत कुछ देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा हाथ पकड़ के कि देखो यहाँ आओ, इस साइट को खोलो, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होना चाहिए, इसको शुरू कर दो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले जो इशू है ये है ना कि अगर तुम एरे करने बैठ रहे हो तो एरे के अंदर एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो तुम बोलोगे यार मैं तो एरे करने आया था, ये तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ गया, तो मेरा तो हो गया। अब तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग पूछ ली उसमें बीच में। तो सबसे पहले क्या करना है, एरे पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, कैसे कैरेक्टर्स निकालते हैं, जो जो फंक्शन है स्ट्रिंग के, वो सारी चीजों को पढ़ना है। मतलब एरे और स्ट्रिंग को एकदम बढ़िया करके चलना है कि दोनों तुम्हारे को आ चुके हैं, क्योंकि एरे के बिना स्ट्रिंग के क्वेश्चन नहीं बनते, स्ट्रिंग के बिना एरे के क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत प्योर क्वेश्चन बड़े कम है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले इन दो डेटा स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ लो। पढ़ लिया, अब क्वेश्चन लगाने के लिए लीड कोड पे आओ। लीड कोड के जैसे ही तुम सबसे पहले जैसे ही प्रॉब्लम सेक्शन में जाओगे लीड कोड के, तो तुम्हें वहां पे देखेंगे टैग्स लिखे होते हैं, एक सब सेकंड देखना। रुक जा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हाँ, हूँ लीड कोड। स्क्रीन शेयर कर देगा तो ज्यादा अच्छा है। सबको ये भी है कि हाँ इसको इंटरेक्टिव भी बनाना था। दिखाई दे, लीड कोड खोल, मेरी लीड कोड दिख रहा है, फिर अभी क्या शो हो रहा है? रिएक्ट कर दो सारे। अगर लीड कोड की वो दिख रही है तुम्हें, इसका पेज दिख रहा है, तो सारे रिएक्ट कर दो। क्रेजी है, दिख रहा है? दिख रहा है, बढ़िया। नाइस। हाँ, तो ये हम पहले हैं शायद जो यहाँ पे लीड कोड खोल के तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। प्रॉब्लम्स में चले जाते दीपांशु। सेम चीज गीक्स फॉर गीक्स पे भी है, सेम चीज है, ऐसे ही है, वहां पे भी टैग्स हैं। दोनों के खोल के नहीं दिखाऊंगा, लीड कोड के दिखा देता हूँ। गीक्स फॉर गीक्स पे देख लेना, सेम ऐसे ही है। ठीक है, मैं एक बार एक टैग लगाता हूँ, स्लाइडिंग विंडो का टैग लगाता हूँ। एक सेकंड। हाँ, नहीं टैग्स खोल, टैग्स में एक काम करना, एरे हाँ, और टैग स्ट्रिंग खोल सिलेक्ट लिया। कर दे। एरे और स्ट्रिंग दोनों सिलेक्ट कर दे एक ही साथ, अरे यार, लोडिंग तो या ले रहा एरे है। कर ले, कोई भी एक कर ले सिलेक्ट, एक सेकंड। हाँ, एरे और और स्ट्रिंग। हाँ, करिए जरा इसको। ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे पास सारे प्रॉब्लम्स आ गए, जिसपे लिखे हुए हैं तुम्हें कि ये एरे और स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब, डिफिकल्टी के हिसाब से सेट कर रखा है शायद दीपांशु ने। हाँ देखो, सेट कर रखा है डिफिकल्टी के हिसाब से। तो सबसे इजी प्रॉब्लम है 74% वाली, तुम्हें वहां से शुरू करना है। और तुम्हें फिर वहां से शुरू करते करते नीचे आना है। और कहाँ तक नीचे आना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कोशिश करो कि तुम इतना नीचे आ पाओ कि तुम 50% 55% वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तुमसे सॉल्व हो रहे हो। अगर वो तुमसे सॉल्व हो रहे हो तो अब तुम इतने श्योर हो कि तुम्हारी स्ट्रिंग और एरे का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर 50-55% वाले क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले लगाओ, उसके बाद ऑप्टिमल जाने की कोशिश करो। ऑप्टिमल नहीं लग रहा तो ऑप्टिमल के सोल्यूशन देखो, लेकिन ब्रूट फोर्स हमेशा खुद सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन के साथ कम से कम 20 मिनट 15 मिनट बिताओ, तब तुम्हारे पास मतलब जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आएगा। आगे अब दीपांशु इसको कंटिन्यू कर और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है। तो यार यहाँ पे ना मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। इजी यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन है। अगर मैं जाऊंगा 6ठी स्लाइड तक भी चला जाऊंगा, 8वीं तक भी चला जाऊंगा, उसके बाद भी मेरे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, तो यार इतने क्वेश्चन तो नहीं करने हमें। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमें नहीं करने। आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब यार वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमें कैसे पता लगेगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो उस चीज के लिए ना आप शीट्स फॉलो कर सकते हो। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भाई सीनियर भाई मेरे को एरे के ना क्वेश्चंस दे दे, 15-20 क्वेश्चन दे दे, वो लीड कोड वाले हो। आपका सीनियर हंसते से दे देगा। आप अपने सीनियर से मांगो। आप अगर हमसे मांगोगे ना, हमारी शीट्स बनी हुई है, प्रदीप तो बनी हुई है हमारी शीट्स। हाँ हाँ ठीक है, देखो हमने भी शीट्स बना रखी है, सारे लीड कोड के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैंने भी सारे क्वेश्चन नहीं कर रखे, जितने पे टिके उतने तो कर रखे हैं। यार सारे क्वेश्चन करने की नीड भी नहीं है। अब मान लो 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, पहला क्वेश्चन कर लो, विच इज फाइन। दूसरा कर लोगे, आपको वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब वो जैसे 5 क्वेश्चन है, 5 तो करने नहीं बैठोगे ना यार आप। तो हमें यही समझना है। यहाँ पे मैं पिछली बार एक बात और बता रहा था कि लॉजिक कैसे बनाना है। ठीक है, मान लो आपने 20 मिनट एक क्वेश्चन पे बिता दिए। मान लो मैंने 20 मिनट सॉर्ट द, एक सेकंड मैं ये वाला खोल लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, और मैंने इसमें 20 मिनट मैंने बता दिए।
मैंने ब्रूट फोर्स मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में ब्रूट फोर्स भी नहीं आई, मैंने 25 मिनट बता दिए, सोच रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका कोड खोल लिया, मैंने हिंट भी ले लिया, अब मैंने इसका कोड खोल लिया। सबसे बड़ी गलती मैंने वही कर दी, मेरे को कोड नहीं खोलना किसी भी प्रॉब्लम का। कोड अगर आपने एक बार खोल लिया तो आप कहोगे यार कोड ऐसे 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 चल रहा है, हम चला लेंगे। आप ना तो उस कोड को लिखोगे, आपको वो कोड अभी समझ नहीं आया, वो 200% में से श्योरिटी ले लो कि आपको वो कोड समझ नहीं आया। तो लॉजिक का क्या होता है, लॉजिक आपको या तो कोई बोल के ही बता सकता है, या तो आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो, वो आपको बोल के बता देगा हाँ भाई लॉजिक यहाँ पे एरे में ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है और ऐसे डालना है, ये आपको बोल के बता देगा। या आप अपने सीनियर से पूछो, भैया मेरे को ये बताओ इसका लॉजिक क्या है, कोड मत बताओ, इसका लॉजिक बताओ। तो लॉजिक आपको कोई बोल के ही बता सकता है, लॉजिक आप देख के नहीं समझोगे किसी भी क्वेश्चन से। इस भ्रम को दूर कर लेना कि अगर मैंने किसी का कोड देख लिया और कोड से अगर मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं इस पे 20-25 मिनट लगा रहा हूँ, तो अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने क्या करा, तुषार को कॉल करी, तुषार भाई इसका लॉजिक बताइयो। तुषार ने पट पट करके 2 सेकंड में लॉजिक बता दिया, ठीक है। अब तुषार ने मेरे को लॉजिक बताया, अब अगर मैं कोड करूंगा ना, तो मेरे को एक क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर मैं इसका कोड खोल के लॉजिक समझने की कोशिश करता, मेरा डबल टाइम लग जाता, ठीक है। अरे मान लो ना एक बार कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक बार ये एक्सेप्ट कर लो ना, अगर आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली ना, फिर आप किसी से पूछने जाओगे ना, आप सीखने वाले मोड में जाओगे, ये नहीं कि उसकी गलती निकालने जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाली स्लाइड शेयर करता हूँ। तो हम कहाँ पे थे, हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट आपको क्वेश्चंस करने हैं, इजी से स्टार्ट करना है, हार्ड तक जाना है। अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो किसी उस पे, तो 15 इजी कर लो, विच इज फाइन। उसके बाद 20 कर लो आप मीडियम, फिर जो भी रिमेनिंग हो जाएंगे वो आप कर लो हार्ड। तो आपका जो एरे का कंसेप्ट होगा ना, किसी भी और कोडर से आपकी क्लास में वो बहुत ऊपर होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इजी कर लेंगे लीड कोड से, इजी कर लेंगे गीक फॉर गीक से, और इजी कर लेंगे इंटरव्यू बिट से। भाई यार ये गलती मत करना, इसी एक साइड पे स्टिक हो जाओ। अगर आप गीक फॉर गीक से कर रहे हो, उस पे स्टिक हो जाओ, फिर आप लीड कोड को भूल जाओ, इंटरव्यू बिट को भूल जाओ, जो भी अदर साइड है उसको भूल जाओ, एक साइड पे स्टिक हो जाओ। ऐसे नहीं कि एक साइड पे स्टिक होने का मतलब सारे क्वेश्चन उससे करने हैं, कई बार क्वेश्चन अलग साइड पे और भी अच्छे होते हैं। आप क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे कि कौन सी साइड पे कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत तो स्टार्ट बहुत कैसे, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ ये हाउ टू स्टार्ट हमारा, मतलब दीपांशु बहुत बढ़िया क्लियर किया तूने सबको। अगर सबको समझ आ गया तो एक बार रिएक्ट कर देना, और ये डाउट्स में अगर तुम्हारे यहाँ कोई और डाउट्स रह गए होंगे तो हम हाउ टू स्टार्ट का जो डाउट रह गए हो तो वो दीपांशु बाद में लेगा एक बार क्वेरीज हाँ के टाइम पे। अब हम वापस लेट्स गो बैक टू प्रदीप, तो और प्रदीप तो इसको कंटिन्यू करेगा। ठीक हाँ, cool. अगला टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज वाला, ठीक है। प्रदीप को रिसोर्सेज वाला एक बार क्लियर करते हैं। हाँ, सो गाइज अभी तक तुम्हें आई गेस मोस्टली सब समझ आ चुका है क्या करना है क्या नहीं करना है, डीएसए इंपॉर्टेंट है नहीं है। हमारे बाद भी सेशंस होंगे, हर हर स्पीकर तुम्हें ये बोलेगा कि उनका डोमेन इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहली पीपीटी में ही बताया था कि सब कुछ ट्राई करना है, ठीक है। अब ट्राई कहाँ करना है, डीएसए में कहाँ करना है। फर्स्ट रिसोर्स इज लीड कोड, सेकेंड इज जीएफजी, एंड थर्ड इज अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ लीड कोड, दैट इज इंटरव्यू बिट, ठीक है। तो लीड कोड क्या है, लीड कोड कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तुमने बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए हुए, तुमने जेई दिया हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक अच्छे से पता है क्या होता है। क्वेश्चन बैंक होते हैं पेपर पास करने का तरीका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक कोई फालतू चीज या कोई मतलब तुम्हें कोई रटने के लिए, ठीक है। तुम्हें इसको यूज कैसे करना है, तुम्हें लीड कोड पे जाना है। तुमने अभी अभी देखा लीड कोड पे कैसे क्वेश्चन को ढूंढना होता है, कैसे टैग्स लगाने होते हैं। लीड कोड पे जाओ, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस स्टैंडर्ड पे तुम लाई करते हो सबको पता होता है कि वो किस स्टैंडर्ड पे इस टाइम पे लाई कर रहा है। उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देर इज गोइंग टू बी हेल्प लो। इसके बाद जब दोबारा आओगे ना, वो क्वेश्चन तुमसे होगा। सेम गोज फॉर जीएफजी। जीएफजी के अंदर जीएफजी उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो कि पढ़ के समझना चाहते हैं, जिनको वीडियोस से ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो तुम जीएफजी उसके लिए फॉलो कर सकते हो। देन इंटरव्यू बिट इज मोर लाइक लीड कोड ओनली। इंटरव्यू बिट पे भी दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, एंड स्पेशली इंटरव्यू बिट के अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो कंपनी के अंदर जो कंपनी के ओएस होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, उसमें आए हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इंटरव्यू बिट पे तुम्हें मिलेंगे टैग के साथ। कि मान लो तुम अभी थर्ड ईयर में आ गए हो और तुम्हें कोई कंपनी का ओए का लिंक आने वाला है या आ गया है या कोई इंटरव्यू है, यू जस्ट गो टू दैट साइट एंड वहाँ पे कंपनी का टैग लगाओ एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है। हर चीज प्रैक्टिस से होगी।
ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन डाउट हो सकता है सेल्फ लर्निंग या कोचिंग। इसको बहुत ही कम टाइम में हम क्लियर करना चाहेंगे। सेल्फ लर्निंग उनके लिए होती है जो मोटिवेटेड रह सकते हैं, जो कि जिनका गोल एंड पर्पस ठीक है, जिनका गोल एंड पर्पस स्ट्रांग है, वो डाइवर्ट नहीं हो सकते, उनको कोई डाइवर्ट कर नहीं सकता। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आज तुमने सेशन लिया, तुम आगे भी सेशंस लोगे, आगे भी तुम्हें कोई कुछ बताएगा। तुम्हें करना क्या है? तुमने ट्राई करना है, तुमने अपने हिसाब से अपने माइंड को फिक्स करना है कि यार मुझे ये चीज करनी है और अब मैं यही करूंगा। अब चाहे मुझे आके कोई कुछ और बता दे, मैं हिलूंगा नहीं। ठीक है। बहुत ऐसा होगा हमारे टीयर 3 कॉलेज में ऐसा बहुत कॉमन होता है कि तुम्हें कोई आके कुछ बोल देता है तो तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मैंने ये चीज गलत करी है, ये चीज मुझे नहीं, ये दूसरी चीज करनी चाहिए थी। ठीक है। ऐसा कभी मत करना। कभी भी कोई भी चीज अगर जब तुम खुद ट्राई करके जिस चीज को पकड़ते हो ना, हमेशा ये याद रखना, उस पर अगर तुम स्टिक करोगे वो तुम्हें लॉन्ग रन में हमेशा बेनिफिट देगी। ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हें रिटर्न नहीं देगा या तुम्हें तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम ऐप डेवलपमेंट करके भी वेब में जा रहे हो ना, तुम्हें उसका फायदा होगा। अगर तुम वेब डेवलपमेंट करके कहीं और जा रहे हो, ओपन सोर्स में जा रहे हो, क्लाउड में जा रहे हो, तुम्हें वहां पे फायदा होगा। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये हुई सेल्फ लर्निंग की बात। अब कोचिंग क्या है? कोचिंग कुछ नहीं है। तुम यार, तुम जेई के लिए भी अगर तो किसी ने कोचिंग ली होगी, सेल्फ लर्निंग में तो तुम्हारी मर्जी है कि तुमने यूट्यूब का आज वीडियो 1 देखा, कल नहीं देखा, परसों 2 देख लिए, उसके बाद 3 देख लिए। कोचिंग में ऐसा नहीं कर पाओगे। कोचिंग में ऑब्वियसली तुम्हारे को स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, है ना। तुम्हें वहां पे स्ट्रक्चर दिया होगा कि 2 महीने में ये क्लियर होगा, 3 महीने में ये खत्म होगा। तो कोचिंग उन लोगों के लिए है जो खुद से स्ट्रक्चर नहीं रह सकते, जो पैसे देख के एक तरह से एक रोड मैप अपने लिए खरीद सकते हैं। कोचिंग उन लोगों के लिए। ठीक है। अगर कोई गलत बात नहीं है कोचिंग करना, एडवांटेज सबको मिलने का जो है मौका सबके पास है, तुम ले सकते हो। ठीक है। सो ये डाउट यहाँ पे क्लियर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं यार, मेरे को इसमें कुछ ऐड करना है। हाँ। तो देखो, अब कोचिंग ना दो टाइप की होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। कौन सी कोचिंग बढ़िया है, कौन सी कोचिंग नहीं है? देखो यार, मैं तो कहूंगा आप ऑफलाइन ही जाओ। अब ऑफलाइन में कई बच्चे मेरे से बोलेंगे भैया टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। भैया यार, अगर तू सेल्फ लर्निंग करेगा ना या फिर ऑनलाइन कोचिंग करेगा ना, तेरा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। यार ये चीज ना मैंने करी हुई है, मैंने खुद ऑनलाइन कोचिंग ली थी और मैंने गलती करी थी। ठीक है। तो ऑफलाइन देखो, मैंने एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम तृप्ति है। वो 5-6 महीने पहले ना डीएसए में गोल थी। ठीक है। आज उसको कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, फटाक जैसे आंसर आता है उसके पास। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने कोचिंग ज्वाइन करी। ठीक है। अब ना कई बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं पता होता कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी नहीं पता होता कई कई बच्चों को। ठीक है। तो उनके लिए कोचिंग बेस्ट है। अब किसी किसी बच्चों को पता होता है यार, ठीक है, अभी मेरे को आज एरे पढ़ने हैं 6 दिन तक, उसके बाद 2 दिन स्ट्रिंग पढ़ने, 3 दिन ये पढ़ना है। अगर वो चीज, अगर उस स्केड्यूल पे अगर वो स्टिक रह पाते हैं ना, तो उनके लिए सेल्फ लर्निंग बढ़िया है। नहीं तो कोचिंग भी बढ़िया है, कोचिंग भी बढ़िया है। मैं 2 बार वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग से आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत लेना कि सब जाके अपने हाँ, लिए रोड मैप खरीद रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। जिसका इसने एग्जांपल दिया वो मेरी क्लासमेट है। तो उसके साथ ये वाला इशू है कि वो कभी से उसके साथ यही है कि वो ऑनलाइन ज्यादा देर तक लैपटॉप के आगे बैठ के काम नहीं कर सकती। तो उसने यही डिसाइड किया कि व्हाइट बोर्ड के आगे बैठ के ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो उसने वहां पे जाके पैसे दिए, मैंने भी पर्सनली पैसे दिए थे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये आइडेंटिफाई तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि तुम्हारी, देखो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, सब मोमेंटम होता है। मोटिवेशन इसकी आज 10 वीडियो देख लेंगे, कल एक वीडियो देख रहे हैं, तो वो बेकार चीज है, परसों देख ही नहीं रहे। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए तुम्हें रोज डिसाइड करो कि 3 क्वेश्चन रोज करूंगा, और डेली 3 क्वेश्चन करो। हफ्ते में तुम्हारे पास 21 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है। लीड कोड पे तुम्हारे एक हफ्ते बाद 21 क्वेश्चन दिखने चाहिए। दिस इज मोमेंटम। हमें ये बिल्ड करना है, हमें मोटिवेशन बिल्ड कभी नहीं करनी है। ठीक है। तो प्लीज वो जाके संदीप महेश्वरी की वीडियो मत देखना, वरना एक दिन में 20 क्वेश्चन हो रहे होंगे, अगले दिन 5 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। मोमेंटम बिल्ड करो। सेकेंडली, पैसे फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने भी 20-25 हजार रुपए दिए थे, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरी मोमेंटम बिल्ड हुई, मैं अपने कोचिंग वालों से आगे चलने लग गया। और वो जब 100-200 क्वेश्चन पे थे, उस टाइम पे मैं 450 क्वेश्चन पे पहुंच चुका था। तो मैंने वो क्लासेस कभी ली ही नहीं, मेरे 25 हजार रुपए डूब गए। मैंने हर चीज फिर ऑनलाइन पढ़नी शुरू कर दी। तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम मोमेंटम बिल्ड कर पा रहे हो। अगर मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ और जाके ऑफलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि तुम वहां पे भी फिर वही बेईमानी करोगे खुद के साथ। और अगर बिल्ड कर पा रहे हो तो एक भी रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, सारे रिसोर्सेज अभी तुम्हारे साथ शेयर कर ही रहे हैं हम, ये देख लेना। तो हाँ प्रदीप, तो एक बार रिसोर्सेज पे फिर से बात करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यार कोर्स का ना ड्यूरेशन देख लेना, 4 से 6 महीने से ऊपर का मत रखना, क्योंकि उसके बाद ना फिर आप खत्म कर दोगे। 4 से 6 महीने तक ही कोर्स का ड्यूरेशन रखना प्लीज। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें और भी बहुत सारा डिस्कस करना है, कॉम्पिटेटिव भी डिस्कस करनी है।
ठीक है, तो व्हाट नॉट टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू डू। प्रदीप तो व्हाट नॉट टू डू आई गेस बहुत ही सिंपल होना चाहिए सबके लिए। व्हाट नॉट टू डू इज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल। कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी ने कुछ बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। डोंट डोंट ऐसा मत समझो कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम आज स्टार्ट करते हो, तुम्हें अगर तुम सेकंड ईयर में हो, तुम थर्ड ईयर में भी हो, इनफैक्ट अगर जो थर्ड ईयर वाले भी देख रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो बहुत लेट हो चुका हूँ। लेट कुछ नहीं होता यार, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर ओन पाथ, ठीक है। अगर तुम इन सब चीजों से इंसुलेटेड रहोगे ना, लेफ्ट राइट मत देखो प्लीज, लेफ्ट राइट कुछ नहीं रखा, सामने देखो, क्योंकि सामने तुम्हारा गोल है, ठीक है। वो सबसे बड़ी सीख। दूसरी सीख ये है कि व्हाट नॉट टू डू में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। टाइम बहुत प्रेशियस होता है, हम सबकी लाइफ में टाइम बहुत प्रेशियस होता है। एक टाइम चला गया, वो दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। दूसरी चीज ये कि टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, तीसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा लोगों से बातें मत बहुत ज्यादा लोगों से रोड मैप्स मत लेना। रोड मैप्स इन द सेंस बहुत सारे जैसे मेरे ख्याल से टीचर्स भी बोलते होंगे कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक से मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एक टेक्स्ट बुक भी ना, चाहे वो अगर तुम टॉप 10 टेक्स्ट बुक्स की लिस्ट बनाओ, उसके अंदर अगर 10वां वाला टेक्स्ट बुक भी है ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम ये सोचोगे कि यार मैं नंबर 1 वाला टेक्स्ट बुक भी पढ़ूंगा, नंबर 5 वाला भी पढ़ूंगा, नंबर 10 वाला भी पढ़ूंगा, तुम अल्टीमेटली कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। बिकॉज देर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट इट इज की अगर बिलीविंग इन एवरीथिंग एट वंस मीन्स दैट यू आर बिलीविंग इन नथिंग, ठीक है। सो बिलीव इन वन थिंग और एट मैक्स 2 थिंग्स, ठीक है। एक रिसोर्स फॉलो करो, अगर तुम डीएसए चूज कर रहे हो, तुम ओपन सोर्स कुछ भी चूज कर रहे हो, एक पाथ के साथ, एक गोल के साथ चलो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट लिसन टू अदर्स, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे ख्याल से ये एंड होगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम Yeah. डाउट्स लेने वाले हैं सबके। बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है। एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करूंगा, उसके बाद सारे डाउट्स लेंगे हम। और प्रदीप तो ने जैसे तुम्हें बताया कि हमें क्या नहीं करना है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब सैचुरेशन हिट करती है सबको डीएसए में और बैलेंस करने की चीजें आ जाती हैं कि अब डेवलपमेंट भी शुरू करनी है, तो डीएसए को क्या छोड़ दें। मैं तुम्हें बोलूंगा ऐसे पॉइंट पे ना, बस एक चीज याद रखना, डीएसए एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें 4 साल तक करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा एक अच्छी जगह प्लेसमेंट होगी। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ 6 महीने में भी पूरी पड़ी जा सकती है। तो डीएसए तुम कम करना, 1 घंटे देना डीएसए को रोज, लेकिन छोड़ना कभी भी मत। अगर तुम्हें लग रहा है यार सैचुरेशन आ चुका है, ले लो, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, लेकिन 1 हफ्ते बाद वापस जरूर बैठना। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। सारे डाउट्स सारे अपने पूछेंगे और यहाँ पे हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। हैंड रेस करना, सो वी विल अनम्यूट यू गाइस। Thank you, everyone. I'm sure that after this, you are all ready to kickstart your journey of being a good problem solver. If anyone has any doubt, kindly use the raise hand option in the team so that we can permit to you use your mic. Till the meantime, we'll have 5-minute break before we begin to our next session of competitive programming. I can see raised hands. काफी लोगों ने रेस किए हुए हैं शायद। डाउट्स पूछो यार, ऐसे शर्माओ मत, कुछ भी पूछ सकते हो तुम। रेस करके नीचे मत करो ना, फिर हाउ वुड वी नो। काफी लोगों ने रेस किया हुआ था। हाँ, प्रियंका प्लीज जहांगीर अनम्यूट। मुझे दिख रहा है। प्रियंका ठीक है यार, अभी मेरे को लगता है डाउट नहीं आ सकते। आप हमसे बाद में पूछ सकते हो, सबके पास हमारा नंबर होगा आई गेस। नहीं होगा तो ग्रुप्स में हम शायद एडिड होंगे, देख वहां से अभी निकाल आ के। रहे हैं, मेरे ख्याल से हैंड रेज हो रहे हाँ हैं। एक, हाँ हो हम गए उन्हें वो। दे नहीं रहे हैं। वो हाँ भानु गोयल को रुक जा, मैं क्या हो देता गया? हूँ। 2 मिनट को डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं कर दूं माइक माइक उनका अलाउ। सबका हाँ, माइक तू कर अलाउ देगा, कर दो, तेरे सबका को। अलाउ। लेकिन फिर आदित्य क्योस हो सर, जाएगी। आपका माइक अलाउड है। हेलो भैया, भानु दिस साइड। हाँ बोलो हाँ भाई ठीक है, हाँ हाँ भानु क्या देखो। भैया मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मैं कोर्स से पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है हर दिन मतलब वीडियो अपलोड हो जाता है, तो वो मैं देखता हूँ। तो उसके साथ साथ ना पीछे का डेटा स्ट्रक्चर जो भी मैं कर रहा हूँ वो ना वीक होता जाता है। मतलब
जैसे कि मैंने 2D एरेस पढ़ा था, तो उसमें डायगोनल की एक एल्गोरिथम, उसमें एक जैसे कि होता है राउंड राउंड एलिमेंट्स का सम निकालना होता है। तो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जो होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और PYQs में आ चुकी हैं, वो भूल जाता हूँ। समझ तो गया मैं। रिवीजन तेरा क्वेश्चन ये है, तेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो भी पीछे की है, जो मेरा 10वां क्वेश्चन था, नंबर ऑफ क्वेश्चन लेट्स से 10th था, आज मैं 110वें क्वेश्चन पे हूँ, मैं 10वां भूल गया हूँ। यही क्वेश्चन है ना? और ये सबके साथ हो रहा है कि पीछे की चीजें जो पढ़ी थी वो सारी अब दिमाग से निकलते जा रही हैं, और जब आगे बढ़ रहे हैं वो दिमाग में घुसते जा रही हैं, पीछे की निकलते जा रही है दिमाग में। देख यार, ये सबके साथ होता है। मैंने जब लेवल 1 किया था, मैं वेब कोडिंग से पढ़ता था ऑनलाइन, तो मैंने जब लेवल 1 किया था, तो तुम मानोगे नहीं, मैंने लिटरली 3 बार लेवल 1 किया था। लेवल 1 में आई गेस 220 या 230 क्वेश्चंस थे, मैंने उनको 3 बार कर रखा था, और तीसरी के बाद भी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर एक बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन आ गया तो मुझसे नहीं होता था। सबसे पहले तो देख, जो भी एल्गोरिदम होती है, लेट्स से कोई भी एक एल्गोरिदम, लेट्स से तूने DFS पढ़ी या BFS पढ़ी, तो तू उस पूरी एल्गोरिदम को, ग्राफ के लिए पढ़ी, तो उस पूरी एल्गोरिदम को लिख ले। एल्गोरिदम्स को लिखना जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी कंपनीज में, जो कंपनियां तेरे को 10 लाख 12 लाख ऑफर कर रही हैं, डायरेक्टली एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो एल्गोरिदम्स को जरूर लिख। क्या क्वेश्चन को लिखना जरूरी है? नहीं, क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं है। जहां तू कोड कर रहा है, उस कोड में जाके सिर्फ उस क्वेश्चन की इंट्यूशन लिखनी है। इस वर्ड को याद रख, इंट्यूशन लिखनी है, सिर्फ इंट्यूशन लिखनी है। इंट्यूशन क्या होती है कि इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आया। अगर वो सही था और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वो इंट्यूशन सही थी। अगर वो गलत था, तो वो गलत इंट्यूशन थी, मुझे सही इंट्यूशन ढूंढनी है। इंट्यूशन बेसिकली ऐसे होता है, मान ले मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे दिमाग में आ गया इसका आंसर कैसे होगा, कि पीछे से बैक ट्रैक करूंगा, 3 बार पीछे लेके जाऊंगा और एरे को लास्ट में रिवर्स कर दूंगा। ये इंट्यूशन डेवलप की जाती है कैसे, कि ठीक है, मुझे दिख रहा है, जैसे ही मैं सेंटर पे किसी एलिमेंट को लाऊंगा और लास्ट वाले सेंटर के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जा रहा है, और ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं इसको एक इंट्यूशन बोल दूंगा कि ठीक है, ये इंट्यूशन है। मैं इस क्वेश्चन को सबसे ऊपर, इस इंट्यूशन को जाके लिख लूंगा। इंट्यूशन अगर तुझे आती है क्वेश्चन की, तो मुझसे लिखित में ले लो, तो उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेगा। तू क्वेश्चंस को इसलिए भूल रहा है क्योंकि तू उस क्वेश्चंस को वीडियो देख रहा है, वहां से सीख रहा है, फिर जाके कोड कर दे रहा है। ये गलत अप्रोच है। इंट्यूशन पकड़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं भूलेगा। अगली बार से ट्राई कर कि तू एक क्वेश्चन पे 1 घंटे बिताए, और जब तक उसकी इंट्यूशन बाहर निकल के नहीं आ रही है, तू आगे मत बढ़ियो। आई थिंक तेरा आंसर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन का। किसी और को कोई ऐड करना तो कर सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है इतना। बाकी एक चीज इसमें ऐड हो सकती है कि कॉन्टेस्ट अगर देने स्टार्ट करेंगे, तो कॉन्टेस्ट में जो भी हमने पीछे पढ़ा होता है वही हमारा रिवाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी कॉन्टेस्ट इनिशियली आप कॉन्टेस्ट देने के मतलब रेडी नहीं हो, तो जब आपका ज्यादा मतलब आपके स्ट्रिंग्स, एरेज, स्टैक एंड क्यूज, हैश मैप हीप जब खत्म हो जाए, तब आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, ताकि जो आपने पीछे के एरे पढ़े हो या पीछे के जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो, वो कॉन्टेस्ट में रिपीट हो जाए। तो ये एक आंसर हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट वैभव को हाँ। भाई मैंने 800 लीड कोड किए हैं। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो मुझे पूछना था कि जैसे कि मैंने अभी तक कभी कुछ स्टार्ट नहीं करा, तो वेयर शुड आई स्टार्ट? मतलब पाइथन से स्टार्ट करूँ, सी से स्टार्ट करूँ, या किसी और लैंग्वेज से? पाइथन या C++ से कर सकते हो। पाइथन यूट्यूब से हो जाएगा अच्छे से? एक सेकेंड मैं ना इसका अच्छे से आंसर दे देता हूँ। देखो, पाइथन करनी है, C++ करनी है, जावा करनी है। देखो, अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग करूँ ना भाई, तो जावा जो होती है वो यूज हो रही होती है हमारे कंपनीज में, C++ यूज हो रही होती है हमारी कॉम्पिटेटिव में। और ऐसा नहीं है कि जावा से कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकती, मैंने खुद जावा से कॉम्पिटेटिव करी है और अच्छी कॉम्पिटेटिव जावा से हो जाती है, और आप करने बैठोगे। वही है, जावा की थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव खत्म हो रही है, मतलब कॉम्पिटेटिव उसकी थोड़ी सी कम है। जावा या C++ में से कोई सी भी उठा ले, दोनों को एक हफ्ता ट्राई कर ले, जो उसकी अच्छी लग रही है वो उठा ले। ठीक है, बट पाइथन में टेक्नोलॉजी आगे अच्छी है इस समय, ब्लॉकचेन वगैरह। या जब तू डेवलपमेंट करने जाएगा ना, तो चीजें वैसे भी बदल जाती हैं। कभी भी पाइथन पे कोड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पाइथन तुम्हें सीधा लाइब्रेरी यूज करना सिखाता है। ठीक है, वो तुम्हें सीधा बोलेगा कि ये लो स्टैक है, स्टैक को यूज कर लो। उसने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि स्टैक को बनाने के लिए लिंक्ड लिस्ट लगा रहे हो, या स्टैक को बनाने के लिए तुम एरे यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें तुम जावा C++ में यूज करते हो। तो सी सीख रहे होंगे तो सी वालों को अच्छे से पता होगा कि अगर स्टैक बनाना है तो पहले स्टैक की पूरी कोड लिखनी पड़ेगी, फिर स्टैक की यूटिलिटी मिलती है। पाइथन में ऐसा होता है कि मोस्टली जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना,
होती है उसमें पाइथन अवेलेबल, लेकिन तुम फिर वहां पे ना अगर इंटरव्यूअर बैठा है और उसने बोल दिया चलो इस क्वेश्चन को कोड करना शुरू करो, और तुम उसके आगे अगर लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हें बोल देगा बेटा लाइब्रेरी नहीं यूज करनी, हार्ड कोड कर। तो फिर तुम्हारा मुंह बन जाना है उस पॉइंट पे। तुम कहोगे नहीं सर मैं तो जिंदगी भर लाइब्रेरी यूज करते आया हूँ, तो वो तुम्हें बोलेगा बेटा एग्जिट करके चले जाओ। समझ रहे हो? तो तुम इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज, खास करके डीएसए के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चूज करो जिसमें तुम मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छे से सीख रहे हो, तुम हर डेटा स्ट्रक्चर, जिस डेटा स्ट्रक्चर पे बना हुआ है तुम्हें वो चीजें समझ आ रही हो। इसीलिए मैं बोलूंगा अगर स्टार्ट नहीं किया, जीरो पे हो, तो मैं भले ही जावा में कोड करता हूँ, मैं तुम्हें बोलूंगा सी प्लस प्लस के लिए जाओ, क्योंकि सी प्लस प्लस में तुम्हें मेमोरी मैनेजमेंट प्लस मेमोरी का एक्सेस ज्यादा अच्छे से मिलता है। और नहीं तो अगर तुम थोड़ा आसान जाना चाहते हो तो जावा के साथ चले जाओ, वहाँ पे पॉइंटर्स कंसेप्ट नहीं होते, तो तुम्हें मेमोरी जावा खुद देख लेगी। तो ये आंसर कर दिया मैंने पूरा। और पाइथन के लिए डर मत, जब तू डेवलपमेंट शुरू करेगा तो वैसे भी एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, उस पॉइंट पे पाइथन को उठा लियो, तो तेरे को हर जगह मिल जाएगा पाइथन यूज करने का एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमन का। अमन अमन बताओ। अमन आपका माइक इनेबल्ड है। भाई मैं ये सोचा था, मैं 800 लीड कोड किया हूँ, बट मेरे कॉलेज में कंपनी ज्यादा आ नहीं रही है ऑन कैंपस, तो ऑफ कैंपस के लिए कैसे क्या करें? लिंक्डलिस्ट, लिंक्डलिस्ट कह रहा हूँ, लिंक्डइन इसका आंसर है यार। लिंक्डइन पे एक्टिव हो, लिंक्डइन पे आईडी है? 3000 है ब्रो, क्या है? 3000 कनेक्शंस हैं। 3000 कनेक्शंस हैं, कुछ डाला है? एंगेजमेंट कैसी है? अच्छी एंगेजमेंट, बट ज्यादा बात वगैरह नहीं करता हूँ। हाँ तो एक काम करो ना, एक एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट को सबसे पहले तो एक टेम्पलेट लिखो कि यार ये मेरा नाम है, और सिर्फ इतना लिखना है मेरा नाम ये है, मैं बीटेक कर रहा हूँ, और मैंने 800 क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेट्स से मैं 5 स्टार कोडर हूँ कोड शेफ पे, मैंने डेवलपमेंट में रिएक्ट आती है मुझे। ये 4 लाइन लिखी, 5वीं लाइन में होना चाहिए ये आपका रेफरेंस वो है, ये रेफरल कोड है, आपकी कंपनी में ओपनिंग निकली हुई है, और ये रेफरल कोड आपका है, ये लीजिए, मुझे यहाँ पे प्लीज रेफर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मतलब मेरा प्रोफाइल। रिज्यूमे की लिंक देना, डायरेक्ट रिज्यूमे मत भेज देना। और लोगों को सीधा जाके जितने भी कनेक्शन है 3000 में, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट में बैठे होंगे, गूगल में बैठे होंगे, उनके इनबॉक्स में जाओ और सीधा ये 4 लाइन का मैसेज छाप दो, वहां पे रिज्यूमे की लिंक डाल दो, और तुम्हें पक्का पक्का वो मिलने लगेगा। हमने खुद, मैंने, दीपांशु ने खुद DIFC वगैरह जो हमारे इंटरव्यू निकले थे उसके लिए हमने लोगों को जाके सीधा अपना रिज्यूमे भेजा था, और ये 4 लाइन लिख के भेजी थी, उन्होंने हमें रेफरल दिया, हमारे इंटरव्यू प्रोसेस हुए। तो मतलब बेसिकली मिलते हैं, रेफरल्स मिल जाते हैं। तो ऐसे करने की कोशिश करो, रेफरल्स मिलने लगेंगे। बाकी अभी तो यार हायरिंग फ्रीज ही चल रही है, तो दिक्कत है थोड़ी, बाकी बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा। 800 क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं। ठीक है अमन, अमन अमन आपको क्वेश्चन हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ना कि एक तो मुझे ये पूछना था कि मैथमेटिक्स कितना आना चाहिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स किए होने चाहिए, प्रदीप तो इसको और अच्छे से दूसरा आंसर ये कर था, पाएगा। हाँ पूछ भाई। और एक क्वेश्चन और था कि जो ना टाइम कैसे मैनेज करूँ। मतलब मुझे जो ना कई बार ऐसा होता है कि अगर कोडिंग कर रहा हूँ तो एक ही सवाल पे मुझे 3-3 घंटे लग जा रहे हैं, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि कितना टाइम लगाऊं एक सवाल पे, या फिर कितनी देर के लिए बैठ के करूं, क्योंकि और भी टाइम दूसरी चीजों के लिए मैनेज करना होता है, तो पता नहीं चलता कैसे करूं फिर इनको। प्रदीप तो तू यार इसको इसमें, आंसर कर। हाँ इसमें एक चीज बताऊं, पहले टाइम वाली चीज करते हैं। टाइम ना हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है, सो टू नॉट किसी और से मत पूछ कि कितना टाइम लगना चाहिए। मैं तेरे को एक सजेशन देता हूँ कि मतलब जैसे अगर मान ले एक सीरीज में तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तो तुम ये देखो कि मेरे को ना फर्स्ट डे में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा था, ठीक है, और इसके बाद जब मैं इसको कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो मेरे को अब कितना टाइम लग रहा है। सो काइंड ऑफ गेज जो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, उसको गेज करने का ट्राई कर, एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट, इंक्रीज दैट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। एंड अगर 3 घंटे किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं ना, आई कैन अश्योर यू 3 घंटे तुम खाली तो बैठे नहीं होगे, है ना, 3 घंटे के अंदर भी तुम कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे होगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, कुछ ना कुछ कोड भी किया होगा। तो और वो गलत हो सकता है, वो गलत था, ठीक है, तभी कोड नहीं हो पाया, लेकिन तुमने वो गलत कोड में भी ना, तुमने जरूर कुछ ना कुछ दिमाग लगाया था। एंड फ्यूचर में जब उल्टा कोई क्वेश्चन आएगा ना जिसमें वो अप्रोच लग रही हो, वो वहां पे फिर काम आएगा। तो इस तरह से सोचना है इस चीज को, और अगर टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाओ, अच्छी चीज पे टाइम लगा रहे हो। एंड पहला क्वेश्चन क्या था? मैथ्स, मैथ्स हाँ, कितनी चाहिए? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यार, स्कूल लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है मोस्टली परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, जो हम कॉम्बिनोमेट्रिक्स बोलते हैं, और नंबर थ्योरीज जो होती है, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्मूलेज या कुछ ऐसे लग रहे होते हैं, बट डेफिनेटली मैथमेटिक्स में अगर तू शार्प है ना, थोड़ा लॉजिक अगर तेरा स्कूल टाइम में अच्छा था,
तो डीएसए में अच्छा कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में तुम्हें कोई इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तुम उसको सॉल्व करते हो, तुम उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हो, है ना, और वो कभी कभी टर्मिनेट होके कुछ कुछ गलत बनता है, कुछ सही बनता है। डीएसए भी कुछ कुछ ऐसा ही है। डीएसए भी हम जिस प्रॉब्लम को उठाते हैं उसके अंदर हम उसके अप्रोचेस लगाते हैं, तो उसको काइंड ऑफ हम अगर इन्वर्टेड ट्री की तरह समझे, वो एट द एंड ऑफ द डे जाके कोई कहीं जाके टर्मिनेट होगी, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तेरा ब्रेन भी शार्प है, तूने अगर कुछ किया होगा तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव उसका आउटकम आएगा। नेक्स्ट डाउट किसी का? यार यहाँ पे मैथ्स तो कुछ बोलना चाहूंगा। देख यार, हम्म। मैथ्स अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालना इतना भी आता है ना, तो तेरी मोस्ट ऑफ द डीएसए मतलब 70 to 80% पार्ट तेरा डीएसए का हो जाएगा। जहाँ रही बात परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, अगर तूने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे अगर 5 क्वेश्चन भी लगा लिए ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने बैठ गया हूँ, उससे कुछ नहीं मिलेगा। 5-7 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे लगा ले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाहर कोई डीएसए में ऐसा मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो आता हो। ठीक है, बाकी नंबर थ्योरी तो वही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो तो सबको पता ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका लेना है? मीनवाइल फीडबैक फॉर्म है, यू कैन जस्ट स्कैन द क्यूआर एंड फिल द फॉर्म। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्म फिल करना जरूरी है। एंड लेफ्ट में हमारा क्यूआर कोड है, यू कैन स्कैन द क्यूआर एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस ह्यूज कम्युनिटी, है ना। तुमने अगर पहले से फॉलो कर रहे हो हमारे इवेंट्स को, एक्सेलरेट तो बस एक पहले इवेंट है, इससे पहले हमने और भी इवेंट्स करवाए हैं, इसके बाद इससे भी और भी बड़े करवाएंगे। कूल, सो या गो अहेड। ठीक है, एक क्वेश्चन है शायद बसाव राजा का, उसने हैंड रेज करा हुआ है। Hi, bro. हेलो। My name is Basuraj. भाई मैं मैकेनिकल हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल नॉन आईटी। आई मीन मतलब मुझे अभी से मैं डीएसए पे अभी 0 हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और प्रॉब्लम मतलब अब अगर मैंने लीड कोड उठा लिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे अप्रोच करना है, अगर प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आया तो कहाँ से सोल्यूशन देख लो, इसका डाउट था मुझे खाली बस। यार इसके लिए ना 2 पाथ हो सकते हैं। सबसे पहला पाथ लीड कोड पे इजी क्वेश्चन, मीडियम और हार्ड। दूसरा पाथ कोचिंग, जो भी हमने दोनों ही डिस्कस करे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं पता, किससे पूछना है, कितना पूछना है, तो वो रात में डाउट हो गया, वो कहाँ से डिस्कस करेंगे। देख भाई, तू सीनियर के पास भी जाएगा ना, तू सीनियर के पास 5 बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, 11वीं बार तेरे को भी लगेगा नहीं यार अब सीनियर भी दुखी हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बात है कि बिल्कुल ही 0 है और स्टार्ट करने का मन है, ये नहीं पता कहाँ से है, तो कोचिंग बेस्ट है। अगर ये है कि भाई ठीक है मैं खुद कर लूंगा, तो लीड कोड इजी मीडियम हार्ड 50-50 क्वेश्चन ईच, शॉर्ट में आंसर। कौन से ईयर में है भाई तू ऐसे? भाई 22 बैच कंप्लीटेड ऑलरेडी। कंप्लीटेड है ना? हाँ। तो भाई एक चीज समझ, कम से कम 1 साल चले जाने हैं डीएसए करने में। ये तो है। और अभी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा हूँ bro। हाँ तो फिर देख, मेरा तो ये मानना है कि पहले स्विच कर डीएसए फिर पढ़। डीएसए फिर उन्हीं के लिए जो अभी सीएसआईटी में पहले से हैं या फिर जो अभी कॉलेज में है, उनके लिए डीएसए ज्यादा सही है। मेरी खुद की बहन इलेक्ट्रिकल से थी लेकिन उसने स्विच कर लिया आईटी में। तो इसका करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यार पहले डेवलपमेंट शुरू कर दे। डेवलपमेंट स्लाइटली ईजियर होती है। डेवलपमेंट करके खत्म कर ले, किसी भी कंपनी में ट्राई करते रहो, फिर रिएक्ट वगैरह पढ़ लो, कंपनी में ट्राई करते रहो। एक बार कंपनी में प्लेस हो गए, 6-7 लाख का पैकेज डेवलपमेंट में भी लग जाता है। उसके बाद डीएसए फिर पढ़नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपन आईटी में ही काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्ट्रांग हो ही रही है, साइड बाय साइड डीएसए पढ़ते जा रहे हैं। और रही बात क्वेश्चंस कहाँ से देखने चाहिए, तो यूट्यूब पे सीधा क्वेश्चन को कॉपी करो, यूट्यूब पे जाके पेस्ट कर दो। और अगर वो भी नहीं अच्छा लग रहा ना, तो मैं आपको बोलूंगा रिसोर्सेज, एक रिसोर्स शेयर करता हूँ, A to Z करके एक वो है, चीट शीट है उसकी, स्ट्राइवर की। स्ट्राइवर नाम लिख लो आप, स्ट्राइवर है, A to Z उसकी एक शीट है, उसमें आई गेस 300+ क्वेश्चन है। उसने एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले करो, दूसरा करो, तीसरा करो, और सबकी वीडियो लिंक दे रखी है जहाँ पे उसने इंट्यूशन के साथ आंसर दिया है। तो ये कईयों का इसमें डाउट होगा, तो मैं तुम सबको यही बोलूंगा, A to Z शीट का नाम है, उस शीट को फॉलो करो, उसमें सारे वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, प्लस सारी इंट्यूशन शेयर की गई है। मैक्सिमम लोगों का इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। A to Z शीट का नाम है। एक क्वेश्चन था, अभी मैं जो बिगिनर हूँ ना, तो मेरा मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म कौन सी यूज करूँ, लीड कोड या जीएफजी या यार जीएफजी लीड कोड, देख जीएफजी भी कर सकता है, जीएफजी पे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लस जीएफजी पे ये वाला टैग मिल जाता है कि कौन सी कंपनी का है ये। तो मैं तो कहूंगा दोनों पे कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लीड कोड पे नहीं होते, जीएफजी पे सारे क्वेश्चन बेसिकली जीएफजी पे होते हैं।
लीड कोड का इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है जीएफजी के कंपैरिजन में, लेकिन जीएफजी पे क्वांटिटी बहुत सारी है, प्लस उसके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना, एक बार दोनों को ट्राई करके देख लो, 10-10 क्वेश्चन दोनों में करके देख लो, जो ज्यादा अच्छी लगेगी उस पर शिफ्ट कर जाना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट। मोहम्मद फैज। मोहम्मद। एंड इसके बाद सीपी का भी सेशन है, आई होप उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबको। हाँ मोहम्मद बोलो। हेलो भैया। हाँ भैया मेरा एक ये डाउट था कि आप लोग मतलब कैसे टाइम मैनेज करते थे अपना डीएसए और डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ अपने कॉलेज स्टडीज के लिए? क्योंकि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना एक्चुअली, कि मैं 2-3 दिन डीएसए कर लेता हूँ कंटिन्यूस, फिर उसके बाद कॉलेज की स्टडीज का मतलब बर्डन इतना हो जाता है, असाइनमेंट एंड ऑल वगैरह, तो फिर 3-4 दिन मैं कॉलेज की स्टडीज को देता हूँ। तो ऐसे भी कोई मोमेंटम ऐसा नहीं बन पा रहा कि मैं रेगुलर डीएसए करूँ, उससे जो है ना फ्लो मेरा अच्छा नहीं बन पा रहा। तो इसके मैं बारे एक में आप चीज थोड़ा बताइए। इसमें ऐड कर सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें देखो कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें एंड सेम एग्जाम्स भी देने है ना, और तुम्हें डीएसए और जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हो वो भी करना है। ठीक है, तो दिमाग से ये निकाल दो कि ये किसी एक चीज को काइंड ऑफ पूरी तरह छोड़ सकते हो, पूरी तरह किसी को भी नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, और अगर तुम ये चीज फेस कर रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में अवेलेबल रिसोर्सेज को कौन कितना ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकता है उसके ऊपर होता है। 24 घंटे सबके पास है, कॉलेज उनको भी जाना है, कॉलेज तुम्हें भी जाना है, टाइम उनको भी देना है। कुछ नहीं है, तुम्हें कॉलेज जाने में जितना टाइम लगता है, आने में जितना टाइम लगता है, और कॉलेज में जितना टाइम लगता है, उसके अलावा जो टाइम बचा उसके अंदर तुम्हें डीएसए करनी है, उसके अंदर तुम्हें वेब करना है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि पर्सनल लाइफ में तुम उन दोनों चीजों को कितना टाइम निकाल पा रहे हो। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, किसी चीज में टाइम दे रहे हो ना, 1 घंटा दे रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर तुम 1 महीने तक 30 घंटे दे दो और 2 दिन में तुम 15-15 घंटे दे दो ना, जो कंसिस्टेंटली तुमने 1-1 घंटा दिया था ना 30 दिन तक, वो बहुत मैटर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैनेज नहीं हो रहा है, पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि तुमने कोई अपने आप के ऊपर कोई टाइम लिमिट सेट की हुई है कि यार मुझे तो 1 महीने में ही करना है या 2 महीने में ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी पेस पे करो, जितना हो पा रहा है उतना करो, बट कंसिस्टेंट होके करो, देखना इससे रिजल्ट मिलेंगे पक्का। यार इसमें एक भैया चीज और जहाँ है। तक आपने की बात कही ना, तो मुझे एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा बहुत एक फियर ऑफ मिसिंग आउट सा लगता है, क्योंकि मेरे साथ वाले जो बंदे हैं वो पूरा एक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं डीएसए, और अभी सेकंड ईयर में हूँ मैं। मैं तो इस चीज पे फिर से कहूंगा, मैंने जो अभी पहले भी बोला था मीटिंग के अंदर भी कि ना, दूसरों की मत सुनो, देखो मत। ठीक है, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि 6 महीने में, 8 महीने में मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। हो सकता है वो तुमसे तब और आगे निकल जाए, बट एटलीस्ट तुम्हारा पर्सनल गोल तो फुलफिल हो रहा है ना। वो कुछ कर लेते तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों उससे लाइक उतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो, है ना। अगर इस चीज को दिमाग से हटा दोगे, वो ज्यादा बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सीरियसली हम बताएं तो कोई इलाज नहीं है, फोमो का कोई इलाज नहीं है। बस ये कर सकते हो कि उन चीजों को सुनो और एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, एंड आगे बढ़ते रहो, दैट्स और इट। भाई एक पीयर ग्रुप बना जहाँ पे बच्चे तेरे जैसे ही हों, जिन्होंने अभी अभी शुरू हाँ। कर रहे हैं वो। एक पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है, सबको यही बोलूंगा, 5 बंदे 4 बंदे मिलके जो एक लेवल पे हैं सारे, एक पीयर ग्रुप बनाओ। उसमें ना, उसमें फोमो क्रिएट भी होगा ना, तो तुम काम करोगे, क्योंकि तुम जानते हो ये सारे हमारे लेवल के हैं, जिन्होंने 5 क्वेश्चन कर दिए, मेरे एक भी नहीं हुए, तुम रात में 1-1 बजे तक बैठ के 5 क्वेश्चन पूरे करोगे अपने। तो पीयर ग्रुप फोमो क्रिएट करने के लिए जरूरी है। जो तुमसे ऊपर है उनको तो बिल्कुल ही मत देखो, क्योंकि वो तुमसे आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हें अपने लेवल पे अच्छा करना है, तुम अपने लेवल पे अच्छा करने की सोचो, एक पीयर ग्रुप बनाओ और उनके साथ काम करो, देखना 6 महीने बाद तुम सारे ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो यार, अगर कोई है तो। भैया अर्नव। नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है, तो उसके लिए अब डाउट्स क्लोज कर रहे हैं। फीडबैक फॉर्म में डाउट्स ऐड कर सकते हो आप लोग। एक काम कर सकते हैं, ग्रुप जो टेक्सलारेट वाला ग्रुप है उसके अंदर एडमिन्स हैं, अगर आप लोगों के 2-3 लोगों के डाउट्स रह गए हैं तो यू कैन जस्ट पिंग द एडमिन्स, वो रेलेवेंट सीनियर को पहुंचा देंगे डाउट, एंड डेफिनेटली आपको रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड फीडबैक फॉर्म भी है, प्लीज डू फिल इट आउट, हम लिंक भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, हाँ एंड यार, देयर जिसके इज दिस। डाउट्स रह गए वो पूछ लेना एडमिन से, एडमिन्स हैं सारे अवेलेबल, तुम पूछ सकते हो, सबके डाउट आंसर कर दिए जाएंगे पर्सनली। एंड इसके बाद कॉम्पिटिटिव का सेशन है, जिसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव के बारे में जानना है, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव के सेशन लेना। कल 2 सेशंस और हैं, डीएसए एंड सीपी से बिल्कुल अलग है, साइबर और ब्लॉकचेन पे हैं, जिनमें डीएसए और सीपी बिल्कुल नहीं लगती।
कल तुम वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे और भी सेशंस आएंगे, शेड्यूल तुम्हें पता ही है। ट्राई टू अटेंड ऑल द सेशंस, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, सबकी सुनो, अपनी करो, सब ट्राई करो, सही चुनो। फाइन, ओके। सीपी के सेशन के एंड पे क्यूआर कोड शेयर करेंगे जिसके अंदर डाउट्स पूछने के लिए ग्रुप होगा, उसका लिंक होगा, उस पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। Guys, we have 5-minute break before we begin with our next session of competitive programming. Be with us. सेम लिंक रहेगा, डू नॉट लीव द मीट।